अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब वजह से बिजी होंगे। सितंबर का ओवरव्यू। इस ओवरव्यू के अंदर ज़्यादा कुछ बताने को तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पौधे मर गए थे बारिशें होने की वजह से और गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से। और घर का रेनोवेशन का काम भी चल रहा था, जिसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस नहीं था। लेकिन अब दोबारा से मेरे प्लांट्स के ऊपर मेरा फोकस आना शुरू हो चुका है, क्योंकि घर का रेनोवेशन तो कंप्लीट हो गया था और अब मैं अपने गार्डन को दोबारा से टाइम दे पाऊंगा ठीक तरीके से। मैंने नए पौधे कौन से ख़रीदे हैं इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना दी है और आप लोगों ने वो कल देख भी ली है, जिसके अंदर सबसे अच्छा मुझे लगा क्रिसमस कैक्टस। ये देखिए, अब इसको फूल खिलना भी शुरू हो रहे हैं। इसको फूल लगते ही रहते हैं, थोड़ी सी कूलनेस की, थोड़ी सी हीटनेस की इनको ज़रूरत होती है और इनके फूल खिलते ही रहते हैं। मनी प्लांट भी इस बार मैंने मंगवाए थे, बहुत ही अच्छी किस्म की ग्रोथ चल रही थी इनकी। और ये देखिए, अब शूट बहुत ही ग्रीन ग्रीन से एक गमले के अंदर काफ़ी सारे पौधे उन्होंने लगाए हुए हैं और इनमें से बहुत सौ को मैंने हैंगिंग पॉट के अंदर भी शिफ्ट कर दिया है सेल पॉइंट पर रखने के लिए। और जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो इनकी ब्रांचेस साइड पर लटकना शुरू हो जाएंगी और देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। अभी भी टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से ऊपर ही है, कभी 35 सेंटीग्रेड होता है और कभी 40 को टच करने लगता है। इसका मतलब ये है कि अभी सर्दी के दिनों में जो वेजिटेबल या फ्लावरिंग वाले पौधे आपको देखने में मिलते हैं, अभी उनकी सीडलिंग का राइट टाइम शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही 35 सेंटीग्रेड से डे बाय डे टेम्परेचर नीचे गिरना शुरू हो, तब आप सीडलिंग कर सकते हैं सर्दी के दिनों की। 15 सितंबर से मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा। आज 12 तारीख हो चुकी है। बहुत सारी मैं कटिंग्स भी लगा रहा हूँ, बहुत सारी अभी सीडलिंग भी करनी है। इस सर्दी के सीज़न में मैं कौन कौन सी सीडलिंग करने वाला हूँ इसके ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है। और इस बार मैं सीडलिंग करने वाला हूँ मिट्टी के पॉट के अंदर। ये आप ट्रे देख रहे हैं, इनके अंदर मैं सीडलिंग शुरू करवाऊँगा और जब पौधे बड़े हो जाएंगे उनको निकाल के ट्रांसप्लांट करूँगा। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन गई है, आप लोगों को कल देखने में मिलेगी कि मैं कौन कौन सी सीडलिंग करने वाला हूँ और कैसे करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पौधों पर। ये साइप्रस प्लांट है जिसके ऊपर छतरी सी बन जाती है, जैसा कि वो अभी आपको दिख रही है। मैंने इसकी एक छतरी काटी और उसको गमले के अंदर लगा दिया, तो मैंने समझा शायद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और मंथली ओवरव्यू के अंदर मैंने शो भी किया था, लेकिन कुछ मेंबर्स ने कहा था कि इसकी ग्रोथ इस तरह शुरू नहीं होती, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं 100% कामयाब हो चुका हूँ। ये देखिए, ये कटिंग मैंने लगाई और ये नया इसका पत्ता निकल रहा है। और ये देखिए, छोटा सा पत्ता निकल रहा है। चलिए आपको दूसरा प्लांट दिखाता हूँ जिसके ऊपर 100% मैं कामयाब रहा, जो कि वीडियो के अंदर मैंने शो भी किया था, लेकिन किसी को यकीन नहीं आया था। ये रहा वो पौधा। ये देखिए, अब तो आपको देखकर यकीन हो गया होगा कि इसकी ग्रोथ अब शुरू हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। रूटिंग भी इसकी शुरू हो चुकी है। इसको मैंने बड़े गमले के अंदर, मतलब ये 5 इंच का गमला है, इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ से कितनी सारी इस तरह की छतरियाँ निकलेंगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइप्रस पाम की छतरी ऊपर से काटिए, करीब इतनी स्टिक काटिए और ऊपर से इसके पत्ते काट दीजिए और उसको मिट्टी के अंदर लगा दें। ज़रूरी नहीं कि बालू मिट्टी हो, किसी भी मिट्टी के अंदर, कोकोपीट हो, पीट मॉस हो, किसी चीज़ के अंदर भी लगाया जा सकता है, जिस तरह मैंने मिट्टी के अंदर लगाया हुआ है। कुछ दिनों में इनकी ग्रोथ शुरू हो ही जाएगी। मेरे ब्लड लीफ, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, बारिशें ज़्यादा पड़ने की वजह से ये सारे पौधे मर गए थे। सिर्फ एक एक पौधा मेरे पास ये वाला बचा था और एक लाल पत्तों वाला भी था। लाल पत्ते वाले तो सभी मर गए, सिर्फ ये एक छोटा सा पौधा था जिसको मैं बचा पाया। और अब दोबारा से इसी से मैं कितने सारे पौधे बनाऊंगा, क्योंकि अब सर्दी का सीज़न शुरू हो रहा है और इसको ठंडक वाला एरिया और शेडी एरिया ज़्यादा अच्छा लगता है। वंडरिंग जीव की भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये देखिए, इस ट्रे के अंदर भी मैंने कटिंग्स लगाई हैं, लेकिन ओनली मिट्टी के अंदर लगाई है मैंने। और ये देखिए, ये कोकोपीट और पीट मॉस के अंदर मैंने लगाई हुई है। गुले दाऊदी की कटिंग्स लगाई हैं। गुले दाऊदी की कटिंग्स के ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। इस ट्रे के अंदर ओनली मिट्टी के अंदर मैंने कटिंग्स को लगाया है, क्योंकि लोग शिकायत करते हैं कि आप पीट मॉस, कोकोपीट ये चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे पास नहीं होती। तो ओनली मिट्टी के अंदर हम किस तरह कर सकते हैं ये काम, इसलिए मैं ओनली मिट्टी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ किस तरह हमने कटिंग्स को लगाना है। और एरिसीनिया की भी कटिंग इसी तरह मैंने लगाई है, जिसके लाल लाल पत्ते होते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। इसको भी ओनली मिट्टी के अंदर ही लगाया है। और ब्लड लीफ को भी ओनली मिट्टी के अंदर लगाया है। इसके ऊपर वीडियो बन रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी। अब तो इसकी ग्रोथ शुरू भी हो चुकी है, मतलब ये पौधे अब ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो गए हैं। कुछ दिनों में ये वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस बार मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई स्वीट पोटैटो वाइन की, मतलब कि शकरकंदी की।
इसकी छोटी सी ब्रांच काटी और उसको पानी के अंदर भी रख दें तो उसकी रूटिंग वहीं से शुरू हो जाती है। ये देखिए सीलिंग ट्रे के अंदर मैंने इसको लगाया और कितनी आसानी से ये ग्रोथ कर रही है। बहुत सारे पौधे बड़े भी हो गए हैं और उनको मैंने गमलों के अंदर शिफ्ट भी कर दिया है। ये रहे वो पौधे जिनको मैंने शिफ्ट किया और अब ये बहुत जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। इसी तरह ऊपर हैंग भी किए हुए हैं गमले मैंने जिनके अंदर ये ही पौधे लगाए हैं। और बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई हैं बेजिल की, जो कि तुलसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। जिस तरह रेड बेजिल होती है, न्याज़बो होती है, बस ये उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे हैं। इनकी यंगर शूट लीजिए, तोड़िए और लगा दीजिए, बहुत आसानी से वो ग्रोथ कर लेती है। जिस तरह के ये देखिए उग रहा है, इसको मैं काटूंगा, 1 इंच की टहनी को तोड़ूंगा और उसको मिट्टी के अंदर लगा दूंगा तो उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई हैं सैकुलेंट प्लांट्स की। इस सैकुलेंट का नाम क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी भी कटिंग्स लगाई हैं। कुछ दिनों में इसकी रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस सैकुलेंट प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करता है। ये देखिए इसका मदर प्लांट कितना बड़ा है। यहाँ से मैं काटता हूँ और कटिंग लगा देता हूँ। हमारे एडेनियम की ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, लेकिन सर्दी के दिनों में एडेनियम की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। समटाइम तो इसके पूरे पत्ते ही जड़ जाएंगे। इसलिए आज से ही आप पानी देना कम कर दें या बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं। इसको बहुत कम पानी दिया जाए तो भी ये अच्छे से सर्वाइव करता है। जेड प्लांट की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। बहुत सारी मैं कटिंग्स भी लगाता हूँ, लेकिन ये हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ और ज़्यादा ब्रांचेस इसकी उगी हुई काफ़ी देखने पर खूबसूरत लगती हैं। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है। इसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। मैपल लीव, बहुत सारी कटिंग्स दोबारा से मैंने तैयार कर ली क्योंकि इस सीज़न में गर्मियों में मेरे बहुत सारे पौधे मर गए थे, जिसकी वजह से अब दोबारा से मैंने कटिंग्स को तैयार किया है। ये देखिए छोटे छोटे गमलों के अंदर कितने सारे ही मैपल लीव की कटिंग्स मैंने लगाई हैं। इनकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। अब ये मैच्योर पौधे बन चुके हैं। अगर चाहें तो हम इसको बड़े गमले के अंदर भी शिफ्ट कर सकेंगे। और एक ये भी सैकुलेंट है, इसका भी नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसकी भी कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। कुछ ही दिनों में ये रूटिंग शुरू कर देगा और इसको अलग अलग गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिस तरह के ये क्रीपर जैनी का मौसम अब आ चुका है। सर्दी के दिनों में इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। ये गर्मी के दिनों की लगी हुई हैं, इसलिए ये अभी तक सर्वाइव कर रही हैं। अब नई कटिंग लगाने के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा रहेगा। 15 सितंबर के बाद क्रीपर जैनी की कटिंग्स आप लगा सकेंगे। बहुत सारे पौधे थे मेरे पास, लेकिन वो सेल कर दिए हैं, लेकिन अब दोबारा से उसको तैयार करना पड़ेगा। और बोनसाई के ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। एक ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जहाँ से हम रूटिंग को शुरू करवा सकते हैं। मतलब जैसे कि ये एक पौधा है, हम चाहते हैं यहाँ से एरियल रूट्स निकली हों बहुत ज़्यादा जो मिट्टी के अंदर जा रही हों, तो वो हम किस तरह यहाँ से ग्रो कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तस्बी प्लांट की भी कटिंग्स मैंने लगा दी हैं। ये वो तस्बी प्लांट है जिसको तस्बी के बारीक बारीक से दाने लगते हैं, बीज लगते हैं, जिनको धागे के अंदर पिरोया जाता है और तस्बी के दानों के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। पिसोनिया प्लांट, ये वही प्लांट है जो कराची से मैं लेकर आया था। अब इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है। इसको मैंने शेडी एरिया में ही रखा हुआ है। इसको मैंने धूप में रखने की कोशिश की, लेकिन लाहौर की गर्मी के हिसाब से ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी, नमी वाली गर्मी नहीं होती। कराची में सी साइड है, इसलिए वहाँ पर ह्यूमिडिटी अच्छे से बनी रहती है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ धूप में भी होती है। लेकिन इसको मैंने धूप में रखा था, इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगी। उसके बाद मैंने इसको शेड में रखा हुआ है और अब इसकी ग्रोथ देखिए, इसके पत्ते का साइज़ देखिए, मेरे हाथ से भी बड़ा हो गया। और एडेनियम की कटिंग को किस तरह हम लगा सकते हैं कामयाबी से, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी तो वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो बल्ब मैंने लगाया था पोनीटेल पाम का, ये आप देख सकते हैं, अब इसकी ऊपर से नई ग्रोथ 4 जगह से शुरू हो चुकी है। मतलब 5 जगह से ये ग्रोथ अपनी शुरू कर चुका है। बहुत जल्द ये और भी बड़ा हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा था कि इसको ऊपर से अगर हम काट दें तो साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं। अब देखिए आपके पास कितने सारे पौधे इस तरह बन सकते हैं। और जो हमने एरिया ऊपर से काट दिया था, मतलब जो पोनी हमने यहाँ से काट दी थी, उसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। आई थिंक सो। अभी आपको दिखाता हूँ। क्राइसुला की कटिंग्स भी मैंने काफ़ी सारी लगाई हैं, जिसको कैरेंचोई भी कहते हैं और करंचो भी कहते हैं, लाल फूलों वाला। बहुत सारी मैंने कटिंग्स लगा दी हैं। बहुत जल्द इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। और वेरीगेटेड की भी लगाई है, जिसके पत्तों के 2 रंग होते हैं। केले का पौधा गमले के अंदर लगा और उसके बड़े बड़े पत्ते देखने पर काफ़ी अच्छा फील होता है। इसको फ्रूट लगे या ना लगे, लेकिन इसके पत्तों की बहुत ही ब्यूटी होती है। जब मैंने ये पौधा लिया था तो उन्होंने कहा था कि ये ड्वार्फ बनाना है, मतलब छोटे कद का पौधा है जिसको फ्रूट लगेगा गमले के अंदर। लेकिन ये गमला 12 इंच का है, इसके लिए 24 इंच का गमला होना ज़रूरी है, तभी ये फ्रूटिंग कर सकता है। अब तो इसने पप भी अपना निकाल दिया है और वो भी अब बड़ा हो गया। ये देखिए कितना बड़ा इसका पप हो गया है। अब ये निकालने के काबिल है, मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। छुई मुई का पौधा मेरा काफ़ी बड़ा हो गया, इसको फ्लावरिंग भी हो रही है
और इसकी मैंने पोट लेयरिंग भी कर दी है, मतलब कि गमले के अंदर लगा दिया है और इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। पोट लेयरिंग से बहुत सारे पौधे आप खुद से बना सकते हैं। डिफिनबाकिया के 2 पप निकले थे और उनको मैंने अलग कर लिया है। अब ये सिंगल पौधा एक ही है और ये काफ़ी लेंथी हो रहा है। अब इसको मैं काटूंगा और एज अ कटिंग और भी पौधे बनाऊंगा इसी से। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी कब बनाऊंगा ये अभी सोचा नहीं है। एक पप निकाल के वो मैंने सेल आउट कर दिया 300 का, और अब ये दूसरे वाला भी देखिए, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। पैसीफ्लोरा, जिसको पैशन फ्लावर भी कहते हैं, उसकी भी पोट लेयरिंग मैंने की थी और उसके 3 पौधे मैंने बनाए थे। 3 गमलों के अंदर मैंने उसको पोट लेयर किया था। अब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, ये देखिए। अब ये बेल अपनी नई ग्रोथ को बढ़ा रही है। बहुत जल्द इसको दूसरे गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो ये अपनी ग्रोथ वहीं से बढ़ा पाएगी। बुगनविलिया, जिसको चाइनीज बुगनविलिया भी कहते हैं, इसको मैं एयर लेयर कर रहा हूँ। 3 जगह से मैंने गुट्टी बांधी हुई है, जिस तरह के अब्दुल रज़ाक साहब के फार्म हाउस पर उन्होंने बांधी थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। बस वही मेथड मैंने भी यूज़ किया और उसको एयर लेयर कर दिया। मेहंदी का पौधा भी मेरे पास मौजूद है। अब इसको मैंने रखा है अपनी इस क्यारी के अंदर, नहीं तो ये धूप में पड़ा होता था, पानी कभी कभी मिल जाता था इसको, इसलिए यहाँ से सारे पत्ते इसके गिर गए पानी ना मिलने की वजह से। और ऊपर से अब ग्रोथ इसकी हो रही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं। इसको मैं लगा दूंगा मिट्टी के अंदर तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगी और ज़्यादा पत्ते देखने में मिलेंगे। और एक और भी सैकुलेंट है, पता नहीं ये सैकुलेंट है या कोई और है। आई थिंक इसका नाम अफ्रीकन कुछ करके था, मुझे याद नहीं है। अगर आपको मालूम हो तो वो मुझे ज़रूर बताइए इसका क्या नाम है। ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है, शेडी एरिया में अच्छे से ग्रोथ करता है और सर्दी के दिनों में इसके पत्तों के ऊपर ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं और गर्मी के दिनों में इसके पत्तों के ऊपर लाइन्स आने लगती हैं। जिस तरह लाइनें आपको दिख रही हैं, सर्दी अब आने वाली है, अब ये लाइनें ख़त्म हो जाएंगी और उसके ऊपर ब्लैक से डॉट से आने लगेंगे, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। चलिए अब दूसरे टेरेस के ऊपर चलते हैं जहाँ पर दूसरे पौधे पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मेरा सामान है, मिट्टी पड़ी हुई है इसके अंदर। ये देखिए, जामुन के पौधे भी रेडी हो चुके हैं। सीड से ही इनको ग्रो किया गया था, लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अब नेक्स्ट गर्मियों में जब इसके बीज आएंगे, मतलब इसका फ्रूट आएगा, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। पैसीफ्लोरा की हमारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसको टाइम टू टाइम फ्लावरिंग भी होती रहती है। ये देखिए, इसके फूल खिलते हैं और उसके बाद में मुरझा जाते हैं। कलियां इसको लगी ही रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता खिलती रहती हैं। इसी के पौधे आपको अभी मैंने दिखाए जो पोट लेयरिंग किया था मैंने। ये देखिए कितनी सारी इसको कलियां लगी हुई हैं। इसको धूप वाला एरिया ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सर्दी के दिन आ रहे हैं, सर्दी के दिनों में इसकी कंप्लीट ग्रोथ रुक जाएगी, सारे पत्ते गिर जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ रहेंगी। ये गर्मी के दिनों में और गर्म इलाकों में अच्छे से ग्रोथ करता है। 2 टहनियों को और भी मैंने पोट लेयर किया हुआ है, मतलब कि गमले के अंदर दबाई हुई है इसकी ब्रांचेस। बहुत जल्द इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। और अब सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं। हैंगिंग पॉट्स के अंदर लाइट वेट सॉइल यूज़ की जाती है, उसके लिए नई कंपोस्ट भी रेडी हो चुकी है मेरी। आपको मालूम है, जो हैंगिंग पॉट हो उनके अंदर मिट्टी यूज़ की जाए तो उनका वेट काफ़ी बढ़ जाता है और अगर हैंग किया हुआ गमला नीचे गिर जाए तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, किसी को लग सकता है। अब ये देखिए, हाइबिस्कस को कितने सारे ही फूल खिले हुए हैं। ये गर्मी के दिनों में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और फूल खिलते ही रहते हैं। इनको जितनी धूप दी जाए उतना ही ज़्यादा इनकी फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है। लेकिन सर्दी के दिनों में थोड़ी सी ग्रोथ स्लो होती है। लेकिन जो मेरे पास स्पीशी है, ये सर्दी के दिनों में भी फूल देने से बाज नहीं आती। मतलब ये 12 महीने फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। कुछ हाइबिस्कस के पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको फ्लावरिंग होती ही नहीं, सिर्फ पत्तों की ग्रोथ होती रहती है। अगर आपके पास ऐसे हाइबिस्कस के पौधे हैं जो फ्लावरिंग नहीं करते, तो आप उनकी जगह पर और दूसरे पौधे लेकर आइए जो फ्लावरिंग करें। क्योंकि मेरे पास भी पहले 2 ऐसे पौधे थे जिनकी बहुत केयर की, बहुत खादें दी, लेकिन फिर भी उसने फ्लावरिंग नहीं की थी। और अनार के पौधे को देखिए, फ्लावरिंग अब शुरू हो चुकी है। सितंबर की आज 12 तारीख हो चुकी है और अब इसको आकर कलियां लग रही हैं। बच्चे तोड़ देते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं इनको बचाने की, लेकिन फिर भी मैं बचा नहीं पाता क्योंकि बच्चे ऊपर खेलते हैं छत के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारी टहनियाँ भी टूट जाती हैं और फ्रूट भी टूट जाता है। और साथ में ये देखिए, नाशपाती दोबारा से लग गई। पिछली बार मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जब इसको फ्रूट लगा हुआ था, तो हमारे एक मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि लाहौर में इसको फ्रूटिंग नहीं होती। मे भी जहाँ से आपने पौधा ख़रीदा हो वहाँ से फ्रूट लगा हो और आपके घर आकर बड़ा हो गया हो, तो उनको दिखाना चाहता हूँ। अब इसको दोबारा से फ्लावरिंग हुई थी 2 महीने पहले और अब इसका फ्रूट बनना शुरू हो गया है, मतलब नाशपाती लगना शुरू हो गई है। साल में इसको 2 मरतबा फ्रूटिंग हुई, एक तो गर्मी शुरू होने से पहले और एक सर्दी शुरू होने से पहले। चीकू के पौधे की भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसको अभी तक कोई फ्रूटिंग नहीं हुई है। और साथ में देसी रोज़ की कलम मैंने लगाई थी, अब इसका पौधा बहुत बड़ा हो रहा है और अच्छे से ग्रोथ चल रही है इसकी। ये देसी गुलाब है और ऐसा गुलाब जो गर्मी सर्दी दोनों सीज़न में ही फ्लावरिंग करता है। ये एक बेल बन जाएगी। जब ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसकी मैं कटिंग्स लगाऊंगा और इससे फर्दर और बहुत से पौधे बनाऊंगा।
और मैपल के देखिए ये प्लास्टिक के गमले के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। फुल धूप में है, यहाँ पर डेली 5 से 6 या 7 घंटे के लिए धूप आती है। तो इसके पत्ते देखिए कितने ही डार्क रेड कलर के लग रहे हैं, मतलब कि ये मेहरून कलर है। और साथ में हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं। अब इनकी फ्रूटिंग का सीज़न शुरू होगा नवंबर से। इनको फूल लगते हैं और समटाइम झड़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी होने की वजह से भी फूल झड़ जाते हैं। अब इनका सीज़न शुरू हो रहा है, सर्दी के दिनों में इसको काफ़ी हद तक मिर्चें भी लगेंगी। और नींबू का पौधा ये देखिए कितने ही गुच्छे लगे हुए हैं इसको फूलों के, और अब इनके अंदर से फ्रूट भी बनना शुरू हो रहा है। ये नींबू का पौधा अब मैच्योर हो चुका है, करीब इसकी 3 से 3.5 साल उम्र होगी, और बहुत जगह से इसको फ्रूटिंग शुरू हो रही है। और फूल देखिए कितने सारे ही लगे हुए हैं इसको। और ये रहा वो पौधा जो अभी दिखाना था मैंने आपको, पोनी टेल। बस इसकी केयर नहीं कर पाता, इसको मैंने इसके हेड को मैंने ऐसे ही लगा दिया था। इसके अंदर रूटिंग अभी शुरू हुई है या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जहाँ पर ये पड़ा हुआ है यहाँ पर ज़्यादा मेरा फोकस नहीं रह पाता, ओवर वाचिंग भी हो जाती है बच्चों से। लेकिन मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने तो इसको हो गए होंगे इसी तरह, तो इसकी ग्रोथ शुरू हो ही जाएगी। अब इसको थोड़ा सा धूप में रख देते हैं। और मेरे पास एक बेल है जिसको पीले रंग का एक फूल लगता है जो लेंथी होता है, करीब 6 इंच लंबा फूल। इसका नाम मुझे याद नहीं है, स्क्रीन के ऊपर मैं मेंशन कर दूंगा। और इसकी भी मैं पॉट लेयरिंग कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बन सके। ये बेल बन जाती है, ये एवरग्रीन है, गर्मी हो सर्दी हो इसी तरह इसकी ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन इसको गर्मी के दिनों में फ्लावरिंग होती है जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसके फूलों से खुशबू नहीं आती, लेकिन देखने पर बहुत ही प्यारी लगती है। अमरूद का पौधा हमारा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, इसकी मैं अब प्रूनिंग नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने इसके हाल पर छोड़ दिया है। इसको मैंने एक टब के अंदर लगाया हुआ है और ग्रोथ अच्छी चल रही है। इसका आप ट्रंक देख सकते हैं कितना थिक हो चुका है, मोटी ब्रांच बन चुकी है। और ऊपर से अब इसको फ्रूटिंग अब शुरू होगी मे बी फरवरी के महीने में, क्योंकि फरवरी के महीने में इसको एक मरतबा फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद फ्रूट नहीं बना, वो जड़ गया था। क्योंकि फ्रूट वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रूट्स को जगह मिलेगी उनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और फ्रूट भी जल्दी लगेगा। लेकिन ये छोटे से टब के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सकें। एलोवेरा के बहुत सारे पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं गमलों के अंदर। इस टब के अंदर लगे हुए थे, अब मैंने सबको निकाला और अलग अलग करके गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया है। एलोवेरा के पौधे को अगर चाहते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा रस हो, ज़्यादा पल्प हो, ज़्यादा जेल निकले, तो उसको शेडी एरिया में ही ग्रो करें और पानी कम दें। मतलब इतना पानी कि मिट्टी सिर्फ मॉइस्ट हो। ज़्यादा गीली मिट्टी होने की वजह से ये कंडीशन हो जाएगी आपके पौधे की, मतलब वो गलना शुरू हो जाएगा। इसलिए पानी बहुत कम दें, लेकिन इतना भी कम नहीं कि मिट्टी कंप्लीट ड्राई हो जाए। तो शेडी एरिया में इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी और ज़्यादा रस पैदा होगा इसके पत्तों के अंदर। तो फिलहाल अक्टूबर के ओवरव्यू के लिए इतना ही काफ़ी था। और ये देखिए हल्दी का पौधा एक मैंने सेपरेट कर दिया था, वो बड़ा हो गया, उसको मैंने सेल आउट कर दिया। और ये देखिए एक जो हमने छोटा सा बल्ब इसी गमले के अंदर लगा दिया था, जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि इसकी भी फ्यूचर में शूटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इसने देखी ये एक पौधा बन गया है। अब ये अंदर और ज़्यादा रूट्स डिवेलप करेगा और जगह जगह से और भी बच्चे निकलेंगे, हम उनको भी सेपरेट कर सकेंगे। अब ये वाले को भी सेपरेट हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको नहीं करूँगा। ये देखिए 2 ये हैं और तीसरा और चौथा, एक गमले के अंदर 4 पौधे बन चुके हैं। हल्दी का कोई मौसम नहीं होता, मतलब इसके पत्तों की ग्रोथ का कोई मौसम नहीं होता। 12 महीने ही ये ग्रोथ करता है, लेकिन शेडी एरिया में रखेंगे तो पत्तों की इसी तरह ग्रोथ होती रहेगी। तो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।